वेलकम टू यू एट माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण फॉर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। और हम ये चैप्टर की दूसरी वीडियो बेटे हमारी वीडियो नंबर 2। इससे पहले वीडियो हम डाल चुके हैं चुंबकीय फ्लक्स के नाम पर। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम आज हम लोगों को स्टडी करने हैं और ये हम आपको बताते चलते हैं। फैराडे का ये सोचना था कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार की धारा के कारण तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। हम लोगों को पता है अगर मैं एक चालक तार लूं और इसमें मैं धारा प्रवाहित करता हूं तो इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। दिस साइड क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, और ये उसमें ऊपर की ओर होगा ऐसे बाहर की तरफ। इसे कर लेंगे नॉर्थ पोलरिटी और इसको बोलेंगे साउथ पोलरिटी। तो फैराडे ने जो सोचा था कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सकते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी कुंडली या पथ के अंदर या क्लोज सर्किट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके क्या वैद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। इस कंसेप्ट पे उन्होंने अनेक प्रयोग किए जो फेमस हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय संबंधी प्रयोगों के नाम से। तो कुछ हमने यहाँ पर उनमें से कुछ फिगर्स लिए हैं। हम इसकी बात करते हैं। फैराडे साहब ने क्या किया था कि बार मैग्नेट को लाए, वो ये बंद कुंडली है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर की ये सुई है। गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी क्या करता क्या है, किसी सर्किट के अंदर इंस्टेंट करंट को मेजर करने का काम करता है। वो ये बताता है कि इंस्टेंटली कोई करंट उत्पन्न हुई या नहीं हुई और कितनी हुई है। ये आपको माइक्रो एम्पीयर में करंट नाप कर बता सकता है। तो देखते हैं क्या किया उन्होंने। पहले वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाए और उसको कांस्टेंट रख दिया, यहाँ पे रेस्ट में रख दिया, विराम में है। ये कहाँ कौन सी स्थिति बेटे, विराम में है। और इस कुंडली के पास में इसको रखा। जब ये इसके पास में रखी थी तब इसमें कोई फ्लक्स, कोई डिफ्लेक्शन इसके अंदर नहीं आया। इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हुआ। इससे ये पता चला कि कुंडली और क्या नाम चुंबक के बीच कोई सापेक्ष गति ना होने से इसके अंदर फ्लक्स नहीं बदला। फ्लक्स ना बदलने से इसके अंदर धारा पैदा नहीं हुई, उत्पन्न नहीं हुई। अब उसने क्या काम किया, उन्होंने इसे किसी वेग से कुंडली की तरफ लाए, किसी वेग से। जैसे ही वो किसी वेग से कुंडली की तरफ लाए तो उन्होंने देखा कि कुंडली में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से इसमें फ्लक्स परिवर्तित हुआ और फ्लक्स परिवर्तन से इसके अंदर एक धारा पैदा हुई। ये नॉर्थ पोल था इधर, तो धारा बही इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस स्थिति में धारामापी की सुई एक और विक्षेपित हो गई। यहां उन्होंने देख लिया कि भाई विराम में रखने से फ्लक्स नहीं बदलता, गति देने से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। अब वो इसको देख रहे हैं कि इसको अगर एक तेजी से लाते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन तेजी से होता है, धारा परिवर्तन तेजी से होता है। लेकिन अगर इसको एक नियत वेग से लाना शुरू करते हैं, यहां पर नियत वेग से लाएं तो इसका इतना इफेक्ट नहीं रहता जितना कि तेजी से लाने में रहता है। यानी कि तो उन्होंने उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि अगर इस कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न करनी या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है तो हमें इनके बीच सापेक्ष गति अधिक से अधिक लेनी पड़ेगी। एक बात उन्होंने ये की, उन्होंने लाके इसको फिर कांस्टेंट यहां रेस्ट में रख दिया। जैसे ही उन्होंने रेस्ट में रखा इसको तो इसके अंदर से धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, धारा प्रवाहित नहीं हो पाई और धारामापी की सुई फिर से रेस्ट में आ गई जो नल पॉइंट को शो करती है। इस सिचुएशन में धारा का मान 0 रहा। अब उन्होंने क्या किया, इसको दोबारा से दूर ले गए, दूर हटाते चले गए। जब दूर हटा के ले गए वो, तो उन्होंने देखा अब की बार धारा इसमें पहले से विपरीत दिशा में बहती है, पहले से इसकी धारा विपरीत दिशा में बहती है। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब हम चुंबक को कुंडली के पास में लाते हैं या चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं
तो कोई ऐसी राशि इसके अंदर से परिवर्तित होती है जिसके कारण इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और जिससे इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। एक तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट इसको कंबाइंडली देखने का एक तरीका इस एक्सपेरिमेंट से भी हो सकता है कि आप एक चुंबक लें और उसको फ्रीली मुक्त रूप से, इसे क्या गिरा रहे हैं, मुक्त रूप से जब हम इसमें गिराते हैं कुंडली में, तो जैसे ही ये चुंबक इससे पास होके गुजरती है, ऐसे होके जाती है, तो फ्लक्स परिवर्तन तेजी से होता है एक दिशा में और फिर तेजी से घटता है दूसरी दिशा में। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि ये इसका मिड पॉइंट है, यहां तक ये चुंबक यहां तक आ जाती है इस टाइप तक, तो इस सिचुएशन में इसमें जो धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी और सुई इसकी विक्षेपित हो जाएगी एक दूसरी तरफ। जैसे ये कुंडली, ये चुंबक कुंडली के अंदर यहां तक आती है तो धारा इस दिशा में प्रवाहित होने लगती है, और जैसे ही चुंबक यहां से नीचे की तरफ आना शुरू करती है ऐसे, तो ये धारा की दिशा तुरंत बदल जाती है। पहले तो ये जीरो होगी, क्यों? क्योंकि जब तक चुंबक कुंडली के बाहर है फ्लक्स परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन जैसे ही चुंबक पूरी तरीके से उस कुंडली के अंदर आ जाएगी तो धारा का परिवर्तन, फ्लक्स का परिवर्तन होना बंद हो जाएगा और धारा इससे जीरो हो जाएगी। ऐसी स्थिति का ग्राफ अगर हम देखें, ग्राफिकल अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो वो ऐसा होना चाहिए, इससे इस टाइप से ये हमारा ग्राफ बनेगा। ये तो तब है, ये E0 हो जाएगा, मैक्सिमम विद्युत वाहक बल है। जब तक ये सिरा यहां तक आएगा तब तक तो ये यहां तक जाएगी, और जब ये सिरा यहां से इसके अंदर एंटर करना शुरू करेगा तो ये धारा लगातार घटनी शुरू होगी, या विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं इसको। विद्युत वाहक बल अलग से कम होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ये इसके अंदर से निकलना शुरू होगी तो इसके विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ना आरंभ करेगा, और जैसे ही ये बाहर निकलेगी यहां से तुरंत से फिर ये थोड़ा पहले की अपेक्षा फास्टली डिक्रीज होगा। या आप देख रहे हैं इसका सिर कुछ तीक्ष्ण होगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के कारण चुंबक नीचे तेजी से गिर जाएगा। तो एक तो ये पता चल रहा है हमें कि भाई फ्लक्स परिवर्तन के कारण किसी भी कुंडली के अंदर या किसी परिपथ के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। फिर इसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि अगर हम लोग एक कुंडली लें, एक कोयल लें, और इस कोयल के पास में एक दूसरी कोयल रखें और इस कोयल में धारा को प्रवाहित कराएं, तो इसमें फिर जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में तुरंत एक धारा प्रेरित हो जाती है। अगर इस धारा को हम बढ़ाते जाएं, कोई ऐसी डिवाइस हो, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई रियोस्टेट लगा दें, विभव विभाजक लगा दें, तो उस स्थिति में धारा को अगर धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो इसमें धारा का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है, और धारा की दिशा इस तरह से होती है कि इसके बढ़ने का अपोज करती है। अब इसमें फिर हम विभव विभाजक की सहायता से, पोटेंशियोमीटर की सहायता से अगर धारा को धीरे धीरे घटाने का प्रयास करें, मतलब धारा कम करते जाएं, तो इसमें धारा की दिशा पहले से क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में बहने लगती है, ये ऐसे। तो इससे मीन्स ये निकल कर आया कि अगर हम कहीं पर भी किसी परिपथ में या किसी कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो इस फार्मूले पर हमारा ध्यान जाता है phi is equal to BA cos थीटा BA cos ओमेगा t। अगर फाई में परिवर्तन करना है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करना होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना होगा, और उसके कोणीय स्थिति में परिवर्तन करना होगा, या उसकी घूर्णन गति की अवस्था में परिवर्तन करना होगा। इन सब के आधार पर फैराडे ने अपना जो पहला नियम था, जो फर्स्ट लॉ कहते हैं, जिसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, वो नियम इस प्रकार से स्टेट किया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ये जितने हमने फिगर दिखाए हैं ये सब क्या है, बंद परिपथ हैं, मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है, तभी तक बना रहता है
जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहेगा तब तक ये विद्युत वाहक बल इस परिपथ में बना रहेगा। अगर फ्लक्स परिवर्तन होना बंद हो गया, नियत हो गया, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। ये बात समझिएगा आप। एक बात और समझिए, जो कुंडली है, ये जो कोई भी परिपथ है, अगर परिपथ बंद है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और साथ में धारा भी प्रेरित होगी। अगर कुंडली खुली हुई है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा परंतु धारा प्रेरित नहीं होगी। अगर कुंडली बंद है या परिपथ बंद है तो विद्युत वाहक बल के साथ साथ धारा भी प्रेरित होगी। अगर कुंडली खुली हुई है, परिपथ खुला है, तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा परंतु धारा उत्पन्न नहीं होगी। आप इस बात को नोट कर लेंगे। तो ये हो गया पहला नियम। इसके बाद आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम फैराडे का दूसरा नियम बेटे। दूसरा नियम क्या कहता है? सेकंड लॉ। दूसरा नियम ये कहता है, मार्कर, ये दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ या कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल EMF उस परिपथ या कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की, फ्लक्स कौन सा? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात E समानुपाती फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर। आप इसको नोट कर लें दोनों लॉ को, फिर इसका हम मैथमेटिकल देते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला बनाते हैं। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। मान लिया कि हम ये मान लेते हैं किसी परिपथ में dt समय अंतराल में फ्लक्स जो बदल रहा है वो क्या है? d फाई है। यहां मान लेते हैं किसी परिपथ में, यहां मान लेंगे माना किसी परिपथ में dt समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना? d फाई हो रहा है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस d फाई बाई dt। E समानुपाती क्या होगा? माइनस d फाई बाई dt। E इट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस k d फाई बाई dt। परंतु एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1 आती है, समान परिस्थितियों में, तो E इज इक्वल टू माइनस d फाई बाई dt। यहां निगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किसी भी परिपथ या कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि यहां मान ले, यदि परिपथ के स्थान पर एन फेरो की कुंडली हो, कैपिटल एन फेरो की कुंडली हो तो विद्युत वाहक बल
हो तो विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। या हम ये भी लिख सकते हैं E इट इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ एन फाई। यहां एन फाई को फ्लक्स लिंकेज कहते हैं, फ्लक्स लिंकेज कहते हैं, हिंदी में फ्लक्स ग्रंथिताएं बोला जाता है। ये दोनों नियम आपके हो गए हैं, आप इन्हें नोट कर लें, देख लें बेटा। अब अगर हम दोनों से रिजल्ट ये निकालें कि विद्युत फ्लक्स, थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको देख सकते हैं वेरिस्ट्रम में कैसे, कि अगर हम ये देखना चाहें कि विद्युत फ्लक्स का मान किन किन बातों पर डिपेंड कर सकता है E की वैल्यू, चूंकि हमने पढ़ा है फाई इट इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, पढ़ा है। अब अगर इसमें ए को कांस्टेंट मान ले, थीटा को कांस्टेंट मान ले और मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरिएबल मान लें, यानी कि अगर फ्लक्स परिवर्तन कर दे हम डी फाई बाई डी टी बना दें, तो ये क्या आएगा, ए कोस थीटा डी बी अपॉन डी टी। इसका अर्थ यह है कि किसी परिपथ या कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके। एक फार्मूला हम इसका ये बना सकते हैं, डी फाई बाई डी टी सिचुएशन में डी कोस थीटा ये कांस्टेंट कंसीडर कर ले, डी ए बाई डी टी। हम इसके एरिया को चेंज करके भी उस कुंडली के अंदर या परिपथ के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित करा सकते हैं। एक ये बना सकते हैं इसका डी फाई बाई डी टी बी ए डी अपॉन डी टी ऑफ कोस थीटा, डी अपॉन डी टी ऑफ कोस थीटा। इससे हम ये बता सकते हैं आपको कि बी ए साइन थीटा माइनस का, और ये आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी। कहने का अर्थ यह है कि उसकी कोणीय विस्थापन की स्थिति को परिवर्तित करके भी हम कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। अगर इस फार्मूले में n भी आ जाए, फेरों की संख्या कैपिटल N ले लें आप, n तो कांस्टेंट है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल E का मान एज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला E का मान फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा और कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, कुंडली के घूर्णन पर निर्भर करेगा, या फिर हम यहाँ केवल इस फार्मूले से ये बता सकते हैं कि फेरों की संख्या के समानुपाती होगा और दूसरी स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इस फार्मूले के बेस पर दो बातें निकल जाएंगी, E समानुपाती कैपिटल N और E समानुपाती डी फाई बाई अपॉन डी टी। तो अगर हमें किसी बंद परिपथ या किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कराना है, तो हम उसका चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करके विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल परिवर्तित करके विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं, या उसकी कोणीय विस्थापन की स्थिति को या कोणीय स्थिति को हम परिवर्तित करके विद्युत वाहक बल प्रेरित करा सकते हैं। ये इसके आपके नियम होंगे फैराडे के, आप इनको नोट कर लें।